नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी बड़े घर की बेटी के बारे में। जी। ये कहानी ऊपर से देखने में तो एक आम पारिवारिक झगड़े की कहानी लगती है ना? लेकिन असल में ये सम्मान, अहंकार और उस दौर में जो समाज बदल रहा था उसकी कहानी है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो कहानी के कुछ बहुत ही अहम अंश हैं। हाँ, और हमारा मकसद है कि इन अंशों को कुरेद कर ये समझें कि प्रेमचंद सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे थे, वो तो उस पूरे जमाने का एक आईना दिखा रहे थे। सही कहा। और कहानी की दुनिया में घुसने से पहले उसका माहौल समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह के परिवार की। और जमींदार यहाँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक रुतबा था, एक पहचान थी। हाँ, मतलब जिनका रुतबा सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि उनके नाम और खानदान से था। लेकिन कहानी हमें ये भी बताती है कि ये सब था, मतलब एक जमाना था जब दरवाजे पर हाथी झूमता था, पर अब उसकी जगह बस एक बूढ़ी भैंस बची है। हाँ, और आमदनी भी हजारों से सिमटकर बस 1000 रुपए सालाना रह गई है। तो हम एक ऐसे परिवार को देख रहे हैं जो अपनी पुरानी शान की यादों में जी रहा है, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। और यही मतलब ये जो आर्थिक तंगी है और वो खोई हुई शान की कसक, वो किरदारों के स्वभाव में एक तरह की चिड़चिड़ाहट पैदा करती है। और यही आगे चलकर कहानी के टकराव की असली वजह बनती है। मतलब ये सिर्फ पैसों की कमी का मामला नहीं है। नहीं, ये इज्जत की कमी का डर भी है। इसी माहौल में रहते हैं दो भाई, और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। बिल्कुल उलट। बड़े हैं श्रीकंठ सिंह, बीए पास हैं, नौकरी करते हैं और संयुक्त परिवार के इतने बड़े समर्थक कि ऑफिस में लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। हाँ, वो आधुनिक सोच और पुरानी परंपराओं का एक मेल है एक तरह से। और छोटा भाई लाल बिहारी सिंह इस मेल का बिल्कुल उल्टा है। एकदम ठेठ देहाती जवान, हट्टा कट्टा, 2 सेर दूध पीने वाला, जिसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा कसरत और शिकार में मजा आता है। हाँ, प्रेमचंद ने यहाँ जानबूझकर इन दोनों भाइयों को इतना अलग बनाया है। एक पढ़ा लिखा आदर्शवादी और दूसरा ठेठ देहाती और इम्पल्सिव, मतलब जो मन में आया कर दिया। ये सिर्फ दो भाई नहीं है, ये उस दौर के भारत की दो तस्वीरें हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब एक बदलता हुआ शिक्षित भारत और एक परंपरा में जकड़ा हुआ जमीनी भारत। और इन दोनों के बीच एक पुल का काम करती हैं कहानी की नायिका आनंदी। जी, वो एक बड़े तालुकेदार भूप सिंह की बेटी हैं। यहाँ तालुकेदार का मतलब जमींदार से भी एक दर्जा ऊपर समझना चाहिए। बिल्कुल, यानी वो बहुत ही आलीशान माहौल से आई हैं। हाँ, लेकिन शादी के बाद वो इस साधारण देहाती घर में आकर न सिर्फ रम जाती हैं बल्कि घर का सारा काम भी संभाल लेती हैं। और यहीं से कहानी का शीर्षक बड़े घर की बेटी वो सार्थक होने लगता है। सही। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक बहुत छोटी सी घटना इस परिवार के पूरे ताने बाने को बिखेरने पर तुल जाती है। घटना सच में बहुत मामूली है। दोपहर का वक्त है, लाल बिहारी कहीं से 2 चिड़िया मार कर लाता है और अपनी भाभी आनंदी से कहता है कि जल्दी से मांस पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, और आनंदी रसोई में जाती है तो देखती है कि हांडी में घी बस पाव भर ही बचा है। और यहीं पर आनंदी का वो बड़े घर वाला स्वभाव सामने आता है। उसे किफायत का मतलब बचत का उतना अंदाजा नहीं है। जैसा कि स्रोत में लिखा भी है, उसने सारा का सारा घी मांस में डाल दिया। उसे लगा होगा कि भाई इतना तो लगता ही है। हाँ, उसके लिए बहुत सामान्य बात थी, लेकिन लाल बिहारी के लिए नहीं। तो जब वो खाने बैठा और दाल में घी नहीं मिला, बस उसका पारा चढ़ गया। वो तुरंत पूछ बैठा, दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी कहती है कि सारा घी तो मांस में पड़ गया। और लाल बिहारी का जवाब दिखाता है कि उसके मन में कहीं न कहीं भाभी के मायके की अमीरी को लेकर एक चुभन थी। वो कहता है, अभी परसों ही तो घी आया था, इतनी जल्दी कैसे उड़ गया? और यहीं से बात बिगड़नी शुरू होती है। हाँ। आनंदी जवाब देती है तो लाल बिहारी सीधा उसके मायके पर ताना मारता है। हाँ, वो कहता है, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। उफ, ये किसी भी औरत के लिए सुनना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। और प्रेमचंद इस मनोविज्ञान को बहुत खूब समझते थे। उन्होंने कहानी में लिखा भी है कि स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। ये ताना सिर्फ घी पर नहीं था, है ना, ये तो आनंदी के सम्मान पर, उसकी पहचान पर हमला था। सीधा हमला था। और आनंदी भी पलटकर जवाब देती है कि हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी तो हमारे यहाँ नाई का हार खा जाते हैं। और ये सुनते ही लाल बिहारी का अहंकार भड़क उठता है। एक तो उसे घी नहीं मिला, ऊपर से ये जवाब। जी। और यहीं पर लाल बिहारी एक ऐसी लाइन क्रॉस कर देता है
जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। वो अपनी खड़ाऊं मतलब लकड़ी की चप्पल, हाँ, वो खड़ा उठाकर आनंद की तरफ फेंकता है। ये तो बहुत ही। ये सिर्फ एक गुस्से का एक्शन नहीं है। खड़ाऊं एक मामूली चीज नहीं है, वो अपमान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। एक देवर का अपनी भाभी पर, जो मां समान मानी जाती है, पैर की चीज फेंकना, वो उस रिश्ते की सारी मर्यादा को तोड़ देता है। प्रेमचंद यहाँ यही दिखा रहे हैं कि अहंकार और छोटी सोच कैसे रिश्तों की पवित्रता को भी कुचल सकती है। बिल्कुल। आनंदी हाथ से उसे रोक लेती है, सिर पर नहीं लगती, पर उंगली में चोट आ जाती है। लेकिन ये शारीरिक चोट कुछ भी नहीं है उस मानसिक अपमान के सामने। सही कहा, वो अपमानित महसूस करती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। 2 दिन तक कोप भवन में रहती है, कुछ खाती पीती नहीं। वो सिर्फ अपने पति श्रीकंठ के आने का इंतजार कर रही है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि अब इस घर में उसका सम्मान सुरक्षित नहीं है। यहाँ एक और दिलचस्प बात होती है। श्रीकंठ शनिवार को घर आते हैं, लेकिन उनके आने पर लाल बिहारी और पिता बेनी माधव सिंह दोनों मिलकर घटना को कुछ इस तरह पेश करते हैं कि सारी गलती आनंदी की ही थी। हाँ, कि औरतें यूं ही बात का बतंगड़ बना देती हैं और घर की शांति भंग कर देती हैं। श्रीकंठ को भी पहले यही लगता है कि शायद मामला कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और आनंदी उन्हें रोते हुए पूरी बात बताती है, तब कहानी का रुख ही बदल जाता है। अब उसे सब बताती है, लेकिन जो बात श्रीकंठ के दिल में तीर की तरह चुभती है, वो है खड़ाऊं फेंक कर मारने वाली बात। हाँ, क्योंकि श्रीकंठ एक पढ़ा लिखा आधुनिक सोच वाला व्यक्ति है। उसके लिए स्त्रियों का सम्मान सबसे ऊपर है। बिल्कुल। वो शायद बहस गालियां बर्दाश्त कर लेता, लेकिन एक स्त्री पर हाथ उठाना या उस पर खड़ाऊं फेंकना, ये उसकी नजर में एक अक्षम्य अपराध था। उसका शांत स्वभाव आग बबूला हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और यहाँ कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। अगली सुबह श्रीकंठ, जो हमेशा संयुक्त परिवार के सबसे बड़े वकील बने फिरते थे, अपने पिता से कहते हैं, दादा, अब इस घर में मेरा निबाह नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जो आदमी अपने दोस्तों को लेक्चर देता था कि संयुक्त परिवार में कितना सुख है, आज वही एक झगड़े पर अपना घर तोड़ने को तैयार हो गया है। पिता बेनी माधव सिंह तो चौंक जाते हैं। वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, कहते भी हैं कि औरतें ऐसे ही घर बिगाड़ती हैं, उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन श्रीकंठ अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, ये अन्याय और हट का मामला है। और जिस घर में बड़ों के साथ ऐसा सलूक हो और स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार हो, वहां एक शरीफ आदमी नहीं रह सकता। और वो एक अंतिम फैसला सुनाता है, या तो इस घर में लाल बिहारी रहेगा या मैं। ये श्रीकंठ के चरित्र की जटिलता को दिखाता है। एक तरफ वो परंपरावादी है जो संयुक्त परिवार को मानता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आधुनिक शिक्षा उसे स्त्री के सम्मान के लिए खड़ा होना सिखाती है। और जब इन दोनों मूल्यों में टकराव होता है, तो वो स्त्री के सम्मान को चुनता है। हाँ, वो अपने सिद्धांतों का पक्का है, भले ही इसके लिए उसे अपने सबसे प्रिय आदर्श को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। और ये सारी बातें दरवाजे पर खड़ा लाल बिहारी सुन रहा होता है। जी, वो अपने बड़े भाई से डरता भी था और उनकी इज्जत भी बहुत करता था। जब वो अपने भाई के मुंह से सुनता है कि मैं अब उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, तो ये बात मतलब उसे सदमे में डाल देती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि भैया उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ग्लानि और पछतावे से उसका दिल भर जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। हाँ, और उसे लगता है कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है, और वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। वो अपने कमरे में जाता है, कपड़े पहनता है और आंखों में आंसू लिए अपनी भाभी आनंदी के दरवाजे पर जाकर रुकता है। उसकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। वो बाहर से ही कहता है, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। वो अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। जैसे ही आनंदी ये सुनती है, उसका सारा गुस्सा, सारा अपमान का भाव वो पिघल जाता है। उसे अपनी शिकायत पर पछतावा होने लगता है। हाँ, स्रोत में लिखा है कि उसका स्वभाव से ही दयालु था। जब वो अपने देवर को, जिसे वो एक तरह से बेटे की तरह मानती थी, सच में घर छोड़कर जाते हुए देखती है, तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता वो है। तुरंत कमरे से बाहर निकलती है और लाल बिहारी का हाथ पकड़ लेती है। लाल बिहारी रोते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन आनंदी उसे अपनी सौगंध देती है और कहती है, तुम्हें मेरी कसम, यहाँ से एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। और फिर वो कहती है, मेरे मन में अब कोई मैल नहीं है। ये आनंदी के चरित्र का सबसे ऊंचा बिंदु है। वो चाहती तो अपने अपमान का बदला ले सकती थी, परिवार को टूटने दे सकती थी, लेकिन नहीं, उसने बड़प्पन दिखाया, उसने माफ कर दिया। और ठीक उसी समय श्रीकंठ भी बाहर आ जाता है,
जब वो ये दृश्य देखता है कि उसकी पत्नी उसके भाई को रोक रही है तो उसका दिल भी पिघल जाता है। वो आगे बढ़ता है और अपने छोटे भाई लाल बिहारी को गले लगा लेता है। दोनों भाई फूट फूट कर रोते हैं। ये एक बहुत ही भावुक पल है। एक परिवार जो टूटने की कगार पर था, एक पल में फिर से जुड़ जाता है। और जब पिता बेनी माधव सिंह ये देखते हैं तो वो खुशी से भर जाते हैं और उनके मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो इस कहानी का सार हैं। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। और सिर्फ वही नहीं, पूरा गांव आनंदी की तारीफ करता है। सब कहते हैं कि उसने परिवार को टूटने से बचा लिया। हाँ, तो इस तरह कहानी का अंत होता है, जहां आनंदी अपने धन दौलत या ऊंचे खानदान की वजह से नहीं, बल्कि अपने विशाल हृदय और समझदारी की वजह से बड़े घर की बेटी साबित होती है। बिल्कुल। कहानी का संदेश तो साफ है कि रिश्ते अहंकार से नहीं बल्कि माफी और समझदारी से चलते हैं। आनंदी ने एक आदर्श स्थापित किया, लेकिन जब हम आज के नजरिए से इस कहानी को देखते हैं और आनंदी की तारीफ करते हैं तो ये सोचना भी जरूरी हो जाता है कि क्या परिवार को जोड़ने, गलतियों को माफ करने और रिश्तों को संभालने की सारी जिम्मेदारी हमेशा औरत पर ही क्यों आ जाती है? यही सवाल है। आनंदी महान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहानी अनजाने में ही सही उस पारंपरिक ढांचे को भी रेखांकित करती है जहां महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो हर हाल में परिवार को एकजुट रखें, भले ही उन्हें कितना भी अपमान क्यों ना सहना पड़े। सही। ये कहानी एक आदर्श बहू की तस्वीर तो पेश करती है, पर यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये आदर्श महिलाओं पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है। इस पर विचार करना आज भी उतना ही प्रासंगिक